नमस्कार साथियों, 11वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भाग 1 काव्यखंड का चौथा पाठ जो सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है वे आँखें का तीसरा वीडियो हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। हमने पिछले में पूर्व के पदों को 2 वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर चुके हैं। आज यहाँ पर केवल 3 पद शेष हैं। उन्हीं पदों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं सुमित्रा नंदन पंत की कविता वे आँखें का अंतिम वीडियो। साथियों, यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत ने भारतीय किसान की दयनीय दशा का, उनकी दीनता का, उनकी गरीबी का, उनकी विवशता का, उनकी मजबूरी का चित्रण इन कविताओं के माध्यम से करने का प्रयास किया। जो कवि के समय में भारतीय किसान की हालत थी वही हालत आज भी है, अर्थात 100 वर्षों के बाद भी किसानों की स्थिति में, उनकी हालत में कोई बड़ा परिवर्तन या बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इसीलिए आप देखे होंगे किसान ज़्यादातर आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। उनकी मजबूरी को सुनने वाला कोई नहीं होता। किसान स्वाभिमान होता है, वह अपनी समस्या को हर किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता, प्रकट नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता। इसलिए वह अपनी समस्या को स्वयं भोगना चाहता है, स्वयं उसको भुगतना चाहता है। तो आइए चलते हैं पद की ओर। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। देखिए साथियों, कवि कहने लगता है उस किसान की हालत क्या है, उस किसान की दशा कैसी हो गई है। उसकी घर में उसकी विधवा पतोहू है, उसकी विधवा बहू है। क्योंकि उस किसान के बेटे को हमने पिछले में भी बताया, स्टार्टिंग में भी बता दिया था। उस किसान का एक जवान लड़का था जिसको उस महाजन के गुंडों ने, उनके कारिंदों ने, उस साहूकार के कारिंदों ने लाठी डंडे से मार मार कर उसकी हत्या कर दी। अब घर में पिछले वीडियो में देखा उस किसान की पत्नी भी मर गई। उसकी जो छोटी बच्ची थी वह भी बिना माँ के देख रेख के अभाव में, क्योंकि वह दूध पीती बच्ची थी, वह भी 2 दिन बाद अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। अब उसके घर में केवल वह किसान और उसकी विधवा बहू ही है। तो घर में विधवा रही पतोहू, उसकी बहू, उसकी विधवा बहू ही घर में है। लक्ष्मी थी, यद्यपि उसको कवि कहने लगता है कि वह गृह लक्ष्मी के समान थी, लेकिन उसको यद्यपि पति घातिन, गृह लक्ष्मी के समान तो थी, लेकिन उसके घर के लोग, उसके आसपास के लोग, पड़ोस के लोग उसको पति घातिन कहते थे। अर्थात अपने पति की हत्या करने वाली मानते थे, अपने पति की मृत्यु का कारण उसकी पत्नी को मानते थे, उस किसान की बहू को मानते थे। इसलिए यहाँ पर कवि ने उस किसान की बहू को पति घातिन कहा। वह लक्ष्मी के समान तो थी, लेकिन अपनी पति की हत्या का दोषी भी माना जाता था। उसको पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब बताया उस
कोतवाल ने, उस थानेदार ने, उस थाने की पुलिस ने एक दिन उस किसान की विधवा बहू को थाने में जबरदस्ती पकड़ करके बुलवा लिया और वहां बुला करके उनसे वह दुर्व्यवहार किया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसको अपनी वासना का शिकार बनाया, जिसके कारण वह लोक लाज के कारण संसार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। इसलिए वह अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने एक दिन कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी, अर्थात कुएं में कूद गई और आत्महत्या कर लिया। तो इस तरह से उस किसान के पास थोड़ा बहुत घर में जो खाना बनाने वाली थी, समझो खाना बनाकर देने वाली थी, उसको भी उस थानेदार ने, उस कोतवाल ने नहीं छोड़ा, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, अत्याचार किया और उससे बचने के लिए उस किसान की बहू ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली और इस तरह से वह बेचारा किसान अपना सब कुछ खो दिया। उस किसान के पास अब लूटने के लिए कुछ भी नहीं रहा, अब वह बिल्कुल अकेला हो गया। उसकी पत्नी चली गई, उसके बेटा चला गया, उसकी बहू चली गई, उसकी बेटी चली गई, उसके जितने भी घर में चीज़ें थी वह भी नीलाम हो गया। अब उसके पास सिवाय दुख के, सिवाय स्मृति के अब कुछ भी शेष नहीं रहा। आगे पद में देखिए, खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सूत कर सांप लोड़ते फटती छाती। देखिए कितना सुंदर शब्दों में कवि ने उस किसान की दशा का चित्रण किया है। खैर बोलता है, फिलहाल जो भी हो, वह कहने लगता है पैर की जूती जोरू, पत्नी नहीं है कोई बात नहीं, पत्नी तो मानो पैर की जूती के समान होती है, पत्नी मर गई कोई बात नहीं, हम दूसरा ले आएंगे। जैसे पैर का जूता फट जाता है, हम दुकान जाते नया खरीद करके ले आते, या पसंद नहीं आता उसको छोड़ देते, त्याग देते, उसको फेंक देते और अपने मन पसंद के जूते चप्पल जो भी हमें चाहिए ले करके आ जाते। उसी तरह से कवि कहने लगता है उस किसान के बारे में। वह किसान सोचता है खैर पत्नी कोई बात नहीं चली गई, वह तो मानो पैर की जूती की तरह है जोरू, अर्थात पत्नी एक नहीं सही, वह दूसरा ले आती, दूसरी शादी कर लेती, लेकिन दूसरी आती कोई बात नहीं, लेकिन ला करके उसको सुरक्षित रख सकते क्या, उसकी समाज में इज्जत क्या होती। उस किसान के पास उसके सम्मान को बचाने का सामर्थ्य भी बचा है या नहीं, यह एक बड़ा प्रश्न था। इसलिए उसकी पत्नी का मरना उसको उतना पीड़ा नहीं देता जितना कि जवान लड़के की सूद कर वह अपने जवान बेटे की मृत्यु को याद करके, जो उस महाजन के, उस साहूकार के कारिंदों के लाठियों से मारा गया था, लाठियों के मार से उसकी मृत्यु हुई थी, उस जवान लड़के को याद करके उस किसान की छाती मानो फटने लगती। सांप लौटते फटती छाती, सांप लौटना ये मुहावरे भी होता है, सामान्य अर्थों में ईर्ष्या होना कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर वह किसान अपने बेटे को याद करके मानो उसके सीने में जलन होने लगता, मानो
दुख की ज्वाला, दुख की अग्नि उसके हृदय में जलने लगती और उस दुख के कारण मानो उस किसान की छाती फटने लगती। इतना उसको कष्ट होता कि अब वह अपने लड़के को वापस नहीं देख पाएगा, अपने लड़के को वह वापस नहीं कर पाएगा। यह सोच कर के उस किसान का मन अत्यंत दुखी हो जाता, उसका हृदय विदीर्ण हो जाता, उसका हृदय मानो टुकड़े टुकड़े हो जाता। ऐसा सोच करके वह दूसरी पत्नी लाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। उनकी पत्नी का मरना उसको ज़्यादा पीड़ा नहीं देता जितनी पीड़ा अपने उस जवान लड़के की मृत्यु को याद करके कष्ट होता है, उतना अपनी पत्नी का मरना उस किसान को दुखी नहीं करता। तो इस तरह से तीसरे पद में देखते हैं साथियों, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। देखिए कवि कहने लगता है, पिछले सुख की स्मृति आँखों में, उस किसान के चेहरे को देखकर कवि कहने लगता है कि उस किसान की आँखों में देखने पर, हम स्टार्टिंग में पढ़े थे, वह अंधेरी गुफा के समान डरावना प्रतीत होता था। वही आँखें अब पुरानी यादों को याद करके, पिछले सुख, पिछले समय में, पिछले वर्षों में कैसे उस किसान का परिवार सुख समृद्धि से भरा पूरा था, सभी परिवार के सदस्य खुशहाली पूर्वक जीवन जीते थे, उनके पास हरियाली से लहलहाते हुए खेत होते थे, बैलों की जोड़ी होती थी, घर में जवान बेटा होता था और दूध देने वाली गाय होती थी, उनकी पत्नी होती थी, उनकी बेटी होती थी, उनके बहू होते थे। आज वे सब उस किसान से एक एक करके बिछड़ गए, चले गए। अब वह केवल उनकी आँखों में स्मृति बनकर के ही दिखाई देते हैं। इसलिए वह किसान अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करके क्षण भर, कुछ पल, कुछ सेकंड के लिए उसकी आँखों में प्रसन्नता ला देती हैं कि क्या थे वो दिन, कैसे थे वो दिन, कितने खुशहाल थे, कितने आनंददायक थे वो पल, जिस समय सारा घर परिवार खुशियों से भरा पूरा था, समृद्ध था, सुखी था। लेकिन वही परिवार आज पूरी तरह से उजड़ गया है, बिखर गया है। उसके घर में अब कुछ चीज़ बचा नहीं है, क्योंकि उस किसान के खेत को उस महाजन ने, उस सूदखोर महाजन ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। उसकी गाय को ले लिया, उसकी बैल को ले लिया, उसके पुत्र को मरवा दिया, उसकी पत्नी को, उसकी बिटिया को, सारे लोगों को एक एक करके समाप्त होते होते उसकी आँखें देख करके मानो पथरा गई हैं, चौंधिया गई हैं। अब उनकी आँखों में स्मृति के अलावा कुछ भी नहीं है, सब उजड़ गए है, सब लूट चुका है। क्षण भर एक चमक है लाती, उन पुरानी यादों को वह क्षण भर के लिए प्रसन्न दिखाई देती, लेकिन कुछ समय तुरंत बाद, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तुरंत अपनी वर्तमान स्थिति में आ जाता। तो वह उस
सूने आसमान की ओर निराश होकर, उदास होकर देखने लगता। आसमान की ओर उस किसान के आंखें हो जाती हैं। आप देखे होंगे, जो व्यक्ति अपने जीवन से निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो वह व्यक्ति दो ही ओर देखने का प्रयास करता है। एक तो ऊंचे आसमान की ओर देखता है और दूसरा नीचे सिर झुका करके जमीन को कुछ कंकड़ से, पत्थर से, लकड़ी के खड्डी से वह जमीन को खोदने लगता है। तो एक तो जमीन की ओर देखते या आसमान की ओर देखते। ये व्यक्ति के निराशा की स्थिति होने का परिचायक है, संकेतक है। तो वह किसान भी कुछ पल के लिए उसकी आंखों में प्रसन्नता होती, चमक होता, लेकिन वह तुरंत ही वर्तमान स्थिति में लौट जाते तो उसकी नजरें उस शून्य आसमान की ओर देखने लग जाता। तीखी नोक सदृश बन जाती, मानो वह यादें, वह स्मृतियां एक तीखे नोक की तरह मानो उसकी आंखों को सूल देने लगती, पीड़ा देने लगती, उसकी आंखों को चुभने लगती। इसलिए वह अपनी आंखें उस सूने आसमान की ओर कर लेता, ताकि शायद उनके आँखों को सुकून मिले, उनकी आँखों को चैन मिले। इस तरह से वह भरा पूरा समृद्ध किसान परिवार धीरे धीरे कंगाल हो गया। उसका घर परिवार उजड़ गया, उसकी खेती किसानी उजड़ गई, उसके गाय बैल सब थे, सब नीलाम हो गए। इस तरह से उस किसान का भरा पूरा परिवार पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसको याद करके कुछ क्षण के लिए वह किसान प्रसन्न होता और उसके बाद तुरंत वर्तमान परिस्थिति में आकर निराश होकर, उदास होकर उस शून्य आसमान की ओर देखने लगता और अपनी पीड़ा को मानो कम करने का प्रयास करता। ये सब स्मृतियाँ उनके लिए केवल दुख देने वाली बन जाती हैं। इसलिए वह किसान बहुत विवश और लाचार होकर के आकाश की ओर देखता था। तो इस तरह से साथियों देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। जूती, जोरू, खैर पैर की जूती जोरू, यहाँ पर सांप लौटते मुहावरा है और तीखी नोक सदृश बन जाती। उनको जो पुरानी यादें हैं मानो उनकी आँखों को चुभने वाले बन जाते, दुख देने वाले, दर्द देने वाले बन जाते। तो यहाँ पर उपमा अलंकार सदृश के समान बताया गया है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, मुक्त छंद है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है और करुण रस का मार्मिक वर्णन प्रस्तुत कविता में कवि ने किया है। तो इस तरह से साथियों यहीं पर हमारा यह पाठ वे आँखें सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता जो किसानों की दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण करने वाली कविता है, यहीं पर समाप्त होता है। हम किसी अन्य पाठ के साथ दूसरे वीडियो के रूप में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।